Dear students, this lecture is based on pneumonia and common cold, right? So here, pneumonia is a very important major disease and very commonly occurs, especially in children or individuals of any age group, right? Pneumonia is nothing but consolidation, or we can say exudation of lung alveoli. That is, in other words, we can say lungs get inflamed due to deposition of a fluid like mucus. म्युकस हे लंग्सच्या आतमध्ये जमा झाल्यामुळे त्याला आपण म्हणूया एक प्रकारचं कन्सॉलिडेशन झालेलं आहे किंवा एक्झुडेशन झालेलं आहे. फ्लुइड फील्ड झालेले आहेत त्या लंग्सच्या कॅव्हिटीज, एल्व्हिओलाई, सेल्स ऑफ द लंग्स, राईट? सो दॅट कंडिशन इज ॲक्च्युअली कॉज्ड बाय पॅथोजन. There are variable pathogens responsible for pneumonia, right? But most common pathogens are bacteria like Streptococcus pneumoniae. That is the most common pathogen responsible for pneumonia. Maybe Haemophilus influenzae as well, okay? That also causes. And many other viruses as well, like you can say parainfluenza virus, right? Human syncytial virus, adenovirus, and many other viruses as well can cause pneumonia. Similarly, there are some fungal species, okay? There are certain worms, ascaris, okay? एस्केरिस डिसीजमध्ये सुद्धा लंग्सला इन्फेक्शन होऊ शकते आणि त्यामुळे सुद्धा न्यूमोनिक कंडिशन्स डेव्हलप होऊ शकतात. समटाइम इंजुरी ॲज वेल, ओके, कॅन कॉज न्यूमोनिया. लंग्सच्या एल्व्हिओलायला होणारा कोणताही मेजर डिफेक्ट, ओके, ज्यामध्ये ते म्युकस जमा होतं त्यालाच न्यूमोनिया म्हणतात, राईट? आणि हा न्यूमोनिया फॅटल राहू शकते, लिथल राहू शकते, यामुळे व्यक्तीची डेथ पॉसिबल आहे, राईट? त्याच्यामुळे आपण याला क्रॉनिक कॅटेगरीमध्ये ठेवणार आहे, ओके? आणि याचे मोड ऑफ ट्रान्समिशन आपण समजून घेऊया वन बाय वन, आणि त्यानंतर सिम्पटम्स, टेस्ट, ट्रीटमेंट अँड सम प्रिव्हेंशन्स, ओके? सो हियर मोड ऑफ ट्रान्समिशन includes direct person to person contact, okay, or droplet infection, we can say. So mode of transmission of pneumonia. It include what? Direct contact with infected person as well as droplets released by the patient. तो जो पेशेंट होता है न्यूमोनिया से सफर, ठीक है, जब वो कफ करेगा या फिर जब वो स्नीज करेगा, शाउटिंग करेगा, स्पिटिंग करेगा, राइट, तो सलाइवा कंटेनिंग कोटेड कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, वेरी लाइट वेटेड, स्मॉल इन साइज, ओके. दोज ड्रॉपलेट्स रिमेन सम टाइम इन एयर, राइट, and those droplet if consumed by any healthy person, then there is a chance of spread of disease, okay. If there is a strong immunity, then those pathogens are neutralized in the body of host. But if there is any weakness in immunity, okay, then such disease may develop called pneumonia by droplet infection. तो सिंपल तरह का इन्फेक्शन यहाँ होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ये होते हैं pathogens coated by saliva, right? Droplets, very small in size. So what about symptoms of the disease pneumonia? So symptoms are associated with respiratory tract as the major organs get affected. हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के सबसे मेजर ऑर्गन्स कौन से हैं? लंग्स है, राइट? लंग्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? लंग्स में फ्लूइड कंज्यूम होता है. एक्चुअली इस तरह का कंडीशन है, अगर आप देखो, ये हमारे लंग्स के अगर मान लो सेल है जिसको आप कह सकते हो एल्वियोलाई, बहुत सारे, ठीक है, एल्वियोलाई, राइट, लाइक दिस. और यहाँ से इसमें ऑक्सीजन का एंट्री होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एंट्री होगा. और इसके जस्ट लेटरल साइड में आप कह सकते हो यहाँ पे है ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहाँ ब्लड वेसल है जिसमें कि कम्युनिकेशन होगा.
आपल्या ब्लडमधला ऑक्सिजन, ठीक आहे, आय मीन ब्लडमधला कार्बन डायऑक्साईड म्हणावं लागेल, ते लंग्समध्ये एंटर होईल आणि लंग्समधला ऑक्सिजन हे ब्लडमध्ये एंटर होईल. दॅट इज कॉल्ड गॅसियस एक्सचेंज राइट हियर, एंड दैट इज फंक्शन ऑफ लंग्स एक्चुअली. ठीक है, लंग एल्वेलर का काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज वी कैन ऑब्जर्व हियर. बट इफ देर इज कंटामिनेशन और वी कैन से इन्फेक्शन, देखिए यहाँ पे तो ये इस तरह के स्फेरिकल ऑलमोस्ट बैक्टीरिया आप दिखा सकते हो. ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर यहाँ हो गया है राइट, तो ये बैक्टीरिया रिलीज करते हैं बहुत सारे टाइप के टॉक्सिन्स, एंटेरोटॉक्सिन्स राइट. वो इंटरनली अटैक करते हैं सेल को, इसलिए यहाँ पे इम्यून सिस्टम को थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसको ट्रीट करने में राइट. तो ये बैक्टीरिया एंटेरोटॉक्सिन्स रिलीज करेंगे और एंटेरोटॉक्सिन से हमारे जो सेल्स है लंग्स के सेल एल्वियोल है वो इरिटेट होंगे और इन रिस्पॉन्स वो रिलीज करेंगे म्यूकस. ठीक है, हमारे हर सेल का प्रॉपर्टी है वो रिएक्ट करेगा केमिकल्स को, ठीक है, और कुछ ना कुछ इन रिएक्शन वो केमिकल रिलीज कर सकता है जैसे कि म्यूकस. सो व्हेन दैट म्यूकस goes on increasing then there is a problem in diffusion of gases. ठीक है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी को नहीं मिल पाएगा. ठीक है ना, और इस वजह से थोड़ा ब्लूइश टिंच आपको दिखाई देगा राइट हियर इन नेल्स एज वेल. ठीक है, हमारे नेल्स है, स्किन है, इसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है धीरे धीरे कम होगा और थोड़ा ब्लूइश टिंच ये शेड यहाँ पे दिख सकता है. दैट इज वेरी टिपिकली इंपॉर्टेंट. ओके, आप देखिए अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होगा, CO2 बढ़ जाएगा तो उसको ब्लूइश शेड मिल जाएगा राइट, ब्लड वेसल्स को भी. तो आप देख सकते हो यहाँ पे निमोनिया में फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं कैविटीज, दैट इज कंसोलिडेशन और एक्सुडेशन राइट, दैट इज निमोनिया. तो इसका इफेक्ट क्या होगा फिर? इसका इफेक्ट नंबर 1, एक तो सबसे पहले पर्सन को अगर ऐसा कुछ डिपोजिशन है तो फिर उसको कफिंग होगा राइट. और इस टाइप का कफ जिसमें कि येलो ग्रीनिश स्पूटम भी हो सकता है. ओके, ये आप याद रखिए, इसमें कफ होगा राइट, इसमें येलो ग्रीन स्पूटम भी हो सकता है, फ्लेजम भी आप उसको कह सकते हो. या फिर आप देखिए यहाँ पे साथ में फीवर भी होगा, यहाँ पे चेस्ट पेन भी होगा. कॉमन कोल्ड में कभी चेस्ट पेन नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट पेन व्हाइल स्नीजिंग, कफिंग या फिर इवन लॉन्ग ब्रीदिंग. ठीक है, उस वक्त प्रॉब्लम हो सकती है. एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ये भी एक मेजर प्रॉब्लम इसका होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीथलेसनेस. ठीक है, तो आप देखिए सिम्टम्स किससे रिलेटेड है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से, लंग से रिलेटेड है. और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन कम होता है बॉडी में तो फिर तो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं. दैट्स हाउ वी शुड स्टॉप दैट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स राइट हियर इन आवर लंग्स. ठीक है, एंड वी शुड स्टॉप सिक्रेशन ऑफ म्यूकस. दैट्स हाउ. देखिए सिम्टम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है और उसके फिर रिलेटेड सिम्टम्स हमें अदर सिस्टम में भी देखने को मिलेंगे, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, इन सब पे इसका अफेक्ट होगा राइट. बहुत ज़्यादा वीकनेस पेशेंट में आएगा और उसके जॉइंट पेन और क्रैम्प्स इन मसल्स. ओके, ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा. फटीग, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब धीरे धीरे इसके स्टेप बाय स्टेप डिजीज जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स दिखेंगे. ओके, तो इस तरह के सिम्टम्स को सबसे पहले तो कंफर्म करना पड़ेगा कि ये निमोनिया है और उसके लिए किया जा सकता है स्कैनिंग लंग्स का. ठीक है, एक्सरे किया जा सकता है या फिर डिफरेंट टाइप के अदर टेस्टिंग्स चेस्ट रेडियोग्राफ के साथ किए जा सकते हैं. लेकिन पैथोजन है तो ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है राइट, बट जनरली यहाँ पे इजीली स्पूटम टेस्ट की जाती है. ठीक है, स्पूटम टेस्ट उससे भी कंफर्म हो सकता है. तो ये एक तो टेस्ट में आप कह सकते हो एक्सरे किया जा सकता है लंग्स का, ठीक है, चेस्ट का, या फिर साथ में स्पूटम टेस्ट भी की जा सकती है राइट. और फिर ट्रीट करने के लिए हमारे पास होता है सबसे बेस्ट ऑप्शन एंटीबायोटिक्स, है ना. एंटीबायोटिक्स क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेमेडी है एंटीबायोटिक्स. बहुत सारे क्वालिटीज़ के कैटेगरीज के क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन, ठीक है, अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैथोजेंस. जनरली बैक्टीरिया से होता है हमने कहा, ठीक है, लेकिन वायरस से भी होता है, फंगस से भी होता है, वर्म से भी होता है, इवन समटाइम नॉन इन्फेक्शियस इंजुरी से भी निमोनिया होता है राइट. और इस केस में हमें देखना पड़ेगा इन्फेक्शन किससे हुआ है. इफ इट इज बैक्टीरियल एंड फंगल एंड प्रोटोजोन देन एंटीबायोटिक्स में भी इफेक्टिव, वायरस के अगेंस्ट तो काम नहीं करेंगे. ठीक है ना, तो ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स. और फिर इम्पोर्टेंट होता है प्रिवेंशन. ओके, प्रिवेंशन में क्या दिखा पाओगे आप यहाँ पे? सबसे इम्पोर्टेंट देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है
तो इसीलिए हमें आइसोलेट करना होगा उस पेशेंट को, राइट। अदरवाइज वो दूसरों को डिसीज स्प्रेड कर सकता है एज बीइंग होस्ट फॉर द डिजीज, ठीक है, होस्ट फॉर द पैथोजेंस। तो सबसे पहले पर्सनल हाइजीन यहाँ पे आ जाती है, पेशेंट का आइसोलेशन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट तक उसको आइसोलेट रखना होगा, राइट। और आप देखिए कि यहाँ पे पर्सनल हाइजीन के साथ क्लीनलीनेस सराउंडिंग का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, आप कह सकते हो। और जितने भी कंटेमिनेशन के पॉसिबिलिटीज़ है, चाहे वो शेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स हो, ठीक है, या फिर क्लोज डायरेक्ट बॉडी कॉन्टैक्ट्स हो, या फिर इस तरह के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना हो, यहाँ पे पर्सनल हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, दो चीज़ें यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एजुकेशन अबाउट दी वी कैन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, ओके। तो अगर ऐसा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओज, राइट, सोसाइटी मेंबर्स, तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है प्रिवेंशन। और इसमें एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आप दिखा सकते हो, वैक्सीनेशन, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, इन दोनों के अगेंस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वैक्सीन अवेलेबल है। तो बर्थ के बाद जो फर्स्ट ईयर होता है बच्चों का, इन्फेंसी का, उसमें अगर उनको वैक्सीन दिया जाए तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है। मोर देन 90% केसेस इसी से कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है निमोनिया, दो इट में ट्रांसफर विद अदर एजेंट्स एज वेल। लेकिन आपने देखा कि ये वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव है, और अगर पहले साल में दी जाए बच्चों को तो इससे काफ़ी हद तक हम निमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो ये था निमोनिया, इसका ब्रीफ अकाउंट। सो ऑन दिस बेसिस यू कैन इजीली राइट योर बोर्ड आंसर्स, ओके, एंड एज वेल एज योर मल्टीपल चॉइसेस फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। सो दैट इज अबाउट निमोनिया। सिमिलर डिजीज, इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता हमें पढ़ना है, दैट इज नथिंग बट कॉमन कोल्ड। ये तो आप सबने सुना है, बहुत ही कॉमन डिजीज है, दैट इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को आप अलग अलग नाम से जानते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोराइजा, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेजोफैरिंजाइटिस, इसका नाम क्या है, नेजोफैरिंजाइटिस, या फिर इसको आप कह सकते हो राइनोफैरिंजाइटिस, राइनोफैरिंजाइटिस। तो इतने सारे नाम देने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, इसका जो आप देखिए टारगेट है वायरस का, ये टारगेट क्या है, ये है फेरिंक्स रीजन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आप देखिए, ठीक है, ये नेजल पार्ट और फेरिंक्स, ये दो इसके मेजर टारगेट है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इट डू नॉट अटैक मेजर ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, राइट। तो इस डिसीज का जो पैथोजन है, राइट, वो कौन है, वो है वायरसेस। वायरसेस दो कैटेगरी में जनरली आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज राइनोवायरसेस as well as coronaviruses. Don't be confused and don't fear. Coronavirus here, it is different coronavirus, right? And that recently we found in China, COVID-19 डिजीज जिससे होता है वो कोरोना का अलग स्ट्रेन है, ठीक है। इससे तो कॉमन कोल्ड होता है, राइट, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये कोरोना वायरस है, राइनो वायरस है, राइट, नेजो वायरस भी उसको आप कह सकते हो। तो इन वायरस से होने वाला कॉमन प्रॉब्लम है कॉमन कोल्ड, एंड इट इज व्हाट, इट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये अपर ट्रैक को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ना कि मेजर लंग्स को, ठीक है, ये आपने समझ लेना है। और ये इन्फेक्शन कैसे ट्रांसफर होता है, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड आप समझ लोगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये बिल्कुल ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है, ठीक है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है यहाँ पे, जैसे कि निमोनिया में होता है, जैसे टीबी में होता है, ओके। सो इट इज नथिंग बट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसमें आप देखिए जो व्यक्ती आहे होस्ट आहे, ओके, तो जेव्हा स्नीज करणार, कफ करणार, शाउट करणार, स्पीट करणार किंवा अशाही कोणत्या प्रकारची ॲक्टिव्हिटी करणार ज्यामध्ये ड्रॉपलेट्स बाहेर निघतात, ठीक आहे ना, तर त्यामध्ये डेफिनेटली व्हायरस राहू शकतात। आणि ते व्हायरसेस थोडा वेळ लाईट वेट असल्यामुळे ते छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एअरमध्ये थोडा वेळ स्टॅग्नेंटली राहू शकतात, आणि आपण जर त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलो तर ते आपल्या बॉडीमध्ये इनहेल्ड होऊ शकतात, राइट। दैट्स हाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड हेंस इट इज़ वेरी कॉमनली ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम होता है पर्सन को, सिम्टम्स किस फॉर्म में दिखते हैं, देखते सिम्टम्स, ओके। इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड और कोरोना या फिर एडिनो या फिर राइनो वायरसेस की जो इन्फेक्शन है, इसमें जनरली आप देखिए बहुत ही कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेडनिंग सबसे पहले यहाँ दिखता है, रेडनिंग ऑफ व्हाट, रेडनिंग ऑफ
नेजल एपिथेलियम। तो जो हमारा नेजल एपिथेलियम है, नेजल म्यूकोसा है, ठीक है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा इचिंग भी हो सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकता है, इन्फ्लेमेशन, राइट, इसका इन्फ्लेमेशन भी होगा। एंड इट्स इन्फ्लेमेशन मतलब वो स्वेल हो जाएगा, राइट। नंबर 2, इसमें रनी नोज देखने को मिलेगा, राइट, उसमें डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि इन्फ्लेमेशन साथ में फेरिंग्स में भी होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स, तो फेरिंग्स का भी इन्फ्लेमेशन हो गया, राइट, नेजल एपिथेलियम का भी इन्फ्लेमेशन हो गया, और साथ में यहाँ पे कंजंक्टिवाइटिस भी देखने को मिल सकता है, कंजंक्टिवाइटिस, ओके, इसको पिंक आइज भी कहा जाता है, पिंक आइज, ओके। तो यहाँ पे आंखों में भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, कंजंक्टिवा जो एक्सटर्नल लेयर है उसमें, राइट, और इसको पिंक आई कह सकते हो। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे स्नीजिंग हो सकता है, थोड़ा बहुत कफिंग हो सकता है, हेडेक, ठीक है, हेडेक, स्नीजिंग, कफिंग, ये इसको एसोसिएट करते हैं, राइट, और पर्सन को थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा, मसल एक है, आप कह सकते हो बॉडी एक भी उसको हो सकता है, थोड़ा फटीग, ओके, थोड़ा एंजाइटी टाइप फीलिंग, राइट, और साथ में यहाँ पे फीवर भी हो सकता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है जो जनरली हर एक पर्सन कभी ना कभी लाइफ में फेस करता है, राइट, इतना कॉमन इन्फेक्शन है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि ये डिजीज़ हमारी बॉडी खुद ही ट्रीट करती है, ओके, याला आपली बॉडी स्वतः ट्रीट करणार आणि हे इंटरफेरॉन्स बॉडी स्वतः तयार करते, एंटीवायरल प्रोटीन्स, ओके, नो नीड ऑफ मेडिकेशन, एंड एक्चुअली देयर इज नो मेडिकेशन एट ऑल ऑन कॉमन कोल्ड, तो इसका टेस्ट का भी ज़रूरत नहीं है, इन सिम्टम से ऐसे ही कंफर्म हो जाएगा, राइट, और ट्रीटमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो हम लेते हैं इन जनरल लाइफ, ओके, वो होता है एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस लाइक सिट्रिजिन वगैरह, आपने सुना है, ठीक है ना, कोई भी हम एंटी एलर्जिक मेडिकेशन ले सकते हैं टू सिंपली reduces the effect और we can say occurrence of symptoms। सिम्टम्स जो है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन वायरस को हम नहीं मारते हैं हम, ठीक है ना, वायरस को मारने वाला मेडिसिन हम लेते ही नहीं है, वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक चलेगा नहीं, ठीक है। एक ही काम यहाँ किया जा सकता है, वो है सिम्टम्स को थोड़ा कम करना, वो एंटी एलर्जिक मेडिकेशन से पॉसिबल है, राइट, लेकिन साथ में हमें करना होगा टू बूस्ट अप आर इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी को थोड़ा बूस्ट अप करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि इससे हम बहुत जल्दी इंटरफेरेंस बनाएंगे एंटी वायरल प्रोटीन, और वो खुद इन वायरस को बॉडी हमारा ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो हियर अदर देन प्रिवेंशन ट्रीटमेंट वी कैन से प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि हम उस पेशेंट से थोड़ा अलग रहे कुछ देर तक, जिससे कि इन्फेक्शन नॉर्मल लोगों को होने से बच जाए। सो आइसोलेशन ऑफ पेशेंट इज इम्पॉर्टंट राइट हियर, ठीक है, उसके युटेन्सिल्स, पेशंटचे क्लॉथ्स, ठीक आहे, त्याचे सर्व युटेन्सिल्स आणि त्याचं सर्व जे काही वियरिंग मटेरियल आहे थोड्या वेळेसाठी आपण काही दिवसांसाठी आइसोलेट करण्याची गरज है, ओके। तो आप देख सकते हो कि अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसने खुद थोड़े प्रिकॉशन लेने चाहिए, यानी स्वतः लोकल प्लेसेसमध्ये जाऊ नये, ठीक आहे, अदरवाईज तो दुसऱ्यांना इन्फेक्शन स्प्रेड करणार, बरोबर आहे, आणि त्याने आपले क्लॉथ शेअर करू नये, राईट, आपले युटेन्सिल्स शेअर करू नये। सिमिलरली त्याने हैंडकरचीफ यूज़ करावा, या फिर आप कह सकते हो एटलीस्ट हाथों का तो यूज़ कर ही ले, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट अदर्स इन स्पेशली गैदरिंग एरियाज, या जहाँ लोकल एरियाज है, या फिर आप कह सकते हो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, ओके, या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह, ऐसी जगह पर उसने जाना ही नहीं चाहिए, स्पेशली स्कूल कॉलेजेस हे पण काही दिवस त्याने अवॉइड करावे इन्फेक्टेड पर्सनने, राईट, आणि त्यामुळे तो दुसऱ्यांना ॲटलिस्ट प्रोटेक्ट करणार। सो दॅट इज वी कैन से अ प्रिवेंटिव मेजरमेंट, राइट, और इसमें अगर थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो जाए, एजुकेशन इसमें मेन रोल प्ले कर सकता है, राइट, सोसाइटी मेंबर्स इसमें बहुत ही क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं, गवर्नमेंट हो या फिर एनजीओस, इनका भी रोल इसमें लिया जा सकता है। तो कॉमन कोल्ड ये ऑटोमेटिक ट्रीट होने वाला प्रॉब्लम है वैसे बाय बॉडी इटसेल्फ, राइट, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत एंटी एलर्जिक मेडिकेशन इसमें ले सकते हैं, ओके। इसमें ये क्रॉनिक नहीं है, फैटल नहीं है, इसमें डेथ वगैरह नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट पर्सन को हो सकता है अप टू 7 to 10 days, तो इतना उसको पेशेंस रखना होगा, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कॉमन कोल्ड से डरने का ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन इसको ट्रीट करना इतना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, बट प्रिवेंशन से हम इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ पेशेंट्स को अगर थ्रू आउट द ईयर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो ये कुछ इंजरीज के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या थोड़ा इनहेरिटेंस फैक्टर भी हो सकता है फैमिली वाइज, तो इसमें हमारा जो हिस्ट्री है फैमिली का वो भी डॉक्टर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। या नेजल इंजरीज अगर है, बोन में कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह है, तब भी इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं।
So that can be treated by surgery as well. Okay, hope you got the point. Thanks for watching.